हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप बच्चों। मैं आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज हम व्याकरण में अपना पाठ नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं और हमारे पाठ का नाम है वर्ण और वर्णमाला। आज हम वर्ण और वर्णमाला के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ण। वर्ण के बारे में सीखें। वर्ण क्या होता है। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी कि हर भाषा के अपने अपने अलग अलग वर्ण होते हैं। जैसे आइए इन्हें क्रम देखिए, जैसे कि ए, ये, चे, के, पे, उ, है, वे, ले, मैं, ई, आ, र, ट, ई, स, ओ। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे सारे वर्ण हैं। यानी कि ऐसे जो हमारी सबसे छोटी ध्वनि होती है जिसके और ज्यादा खंड नहीं किए जा सकते उसको हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, आइए इन्हें एक क्रम दें। और जब हम इन वर्णों को एक क्रम से लिखते हैं, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से हम प्रस्तुत करते हैं इन वर्णों को, तो हम उसको क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो चलिए अब इन वर्णों को वर्णमाला के रूप में समझते हैं। देखिए, पहले हैं स्वर। स्वर कितने हैं हमारे, ऐ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईंख, छोटे से उल्लू, बड़े से ऊन, र से ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली और औ से औरत। अंग से अंगूर और आने खाली, ये क्या है हमारे, अयोगवाह है। अयोगवाह क्या कहलाते हैं, ये अयोगवाह। इसमें एक अनुस्वार है और एक अनुनासिक है। ठीक है, और ये हमारे कितने हैं, ये हमारे 11 स्वर हो गए। और अब व्यंजन पढ़ते हैं। व्यंजन कौन कौन से हैं, क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श। ठीक है, आगे श, स, स, ह। ठीक है, ये हमारे व्यंजन हो गए। अब संयुक्ताक्षर देखेंगे। संयुक्ताक्षर कौन से हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ठीक है, ये हमारे 4 संयुक्ताक्षर हुए। अब देखें अनुनासिक कौन सा है। अनुनासिक जिसपे चंद्र बिंदी लगी हुई होती है ना, वो अनुनासिक होता है। और जिसके ऊपर सिर्फ एक बिंदी लगी हुई होती है वो अनुस्वार होते हैं। अब है आगत ध्वनि चिन्ह। आगत ध्वनि चिन्ह कौन से हैं, ओ की मात्रा, ओ बोलते हैं ना, ये अक्सर अंग्रेजी भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर है नुक्ता। नुक्ता क्या है, ज और फ, ज और फ, ये नुक्ता हुए। चलिए आगे देखें। वर्णों को हमने एक निश्चित क्रम में लिखा। निश्चित क्रम में लिखे वर्णों के इसी समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जब हम वर्णों को एक क्रम में एक समूह में लिखते हैं तो वो वर्णमाला कही जाएगी। हिंदी के वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अभी हमने सीखा ना, स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। तो ये वर्णमाला को हमने 2 भागों में बांट दिया। पहला स्वर। स्वर कौन से होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर आती है, यानी कि जिसको बोलने में हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और बिना किसी रुकावट के हमारी जो ध्वनि है, जो हमारी वो है हवा, वो मुख से बाहर आती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जैसे ए, आ, ई, उ, ये क्या कहलाएंगे, स्वर। व्यंजन कौन से होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह में कहीं ना कहीं टकराकर बाहर निकलती है, उनको व्यंजन कहते हैं। जैसे ग, ट, त, प आदि। ठीक है, अब हमने इसमें क्या सीखा, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। हमें पता है सब भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण ही होती है। वर्णों को निश्चित क्रम में लिखने की क्रिया को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है, आपसे पूछा है वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण बता देंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। और वर्णमाला किसे कहते हैं, यानी कि जब हम वर्णों को एक क्रम में एक समूह में लिखते हैं तो इसी क्रमिक व सामूहिक उसको हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, आगे बोला है आपसे, दिए गए शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। ठीक है, जो हमने समझा ऐसे ही इसको करेंगे। फिर उच्चारण करते हुए स्वर लिखिए। स्वर लिखने हैं हमें सारे 11 जो भी हैं। यहाँ व्यंजन लिखने हैं, कै खे कै घे सारे। संयुक्ताक्षर लिखने हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे, श्र, त्र, ये सारे, ज्ञ, ये लिखने हैं। नुक्ता लिखिए। नुक्ता जिसमें ज, फ थे ना, जिसमें नुक्ता लगे हुए थे नीचे, वो लिखने हैं। आगे आपसे बोला है, अगला विषय है आपका स्वर रहित व्यंजन, स्वर सहित व्यंजन। ठीक है, स्वर सहित व्यंजन और स्वर रहित व्यंजन। स्वरों की सहायता लेने वाले व्यंजन स्वर सहित व्यंजन है, यानी कि जो व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाएंगे वो स्वर सहित व्यंजन, और जो व्यंजन स्वरों की सहायता के बिना बोले जाएंगे वो स्वर रहित व्यंजन।
ठीक है। अब देखिए स्वर रहित सहित व्यंजन कौन से हैं, यानी कि जो स्वरों की सहायता से बोले जाएंगे। क ख ग घ ड च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श स स ह। ये क्या हुए हमारे स्वर सहित व्यंजन, यानी कि जिसको स्वर की सहायता से बोला जाएगा। अब है स्वर रहित व्यंजन क ख, यानी कि सारे आधे जो हैं हमारे, आधे जो आधे आधे बोले जाएंगे वो स्वर रहित व्यंजन। ठीक है, आधा आधा ही तो लिखा है हमने इसको, तो ये हुए हमारे स्वर रहित व्यंजन। आगे बोला है अधिकतर वर्ण सीधे खड़े होते हैं खड़ी पाई आ के कारण। देखो बहुत सारे वर्ण ऐसे होते हैं जिसमें क्या पीछे डंडा लगा हुआ होता है, जिसको हम खड़ी पाई कहते हैं। क फ को स्वर रहित बनाने के लिए खड़ी पाई ने हटाकर इनकी घुंडी हटाई जाती है, क्योंकि इन्हें हम किसी अन्य तरीके से आधा नहीं लिख सकते। देखो कै और फै जो है पूरे आधा नहीं लिखा जा सकता इनको, इसलिए इनको लिखाने के लिए इनकी जो नीचे की तरफ जो घुंडी होती है ना उसको हटा देते हैं और ये आधा बन जाता है। फिर है गोल वर्णों ड छ ड ट ढ ण र ह, इसको स्वर रहित बनाने के लिए इनके नीचे हल चिन्ह लगा दिया जाता है, क्योंकि इन्हें हम आधा नहीं लिख सकते। कौन कौन से वर्ण हैं जिनको हम आधा नहीं लिखेंगे? ड छ ट ठ ड ढ र ह। ठीक है, इनके नीचे हल चिन्ह लगा देंगे तो ये आधे हो जाएंगे। बाकी वर्णों में से खड़ी पाई हटा दी जाती है और बाकी जो बचे हुए वर्ण हैं उनमें से हम खड़ी पाई हटा देंगे तो वो आधे हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे आपको पूरा लिखना है। ठीक है, च छ ज झ इनके नीचे हल चिन्ह लगाएंगे और इनको आधा आधा करके लिखेंगे। अगला आपका टॉपिक है स्वरों की मात्राएं और वर्ण विच्छेद। स्वरों की मात्राएं कौन सी हैं और वर्ण विच्छेद क्या होते हैं? देखो स्वरों के चिन्ह जो होते हैं, जो स्वर हैं उनके जो चिन्ह होते हैं उन्हीं को ही हम मात्राएं कहते हैं। ठीक है, स्वर 11 होते हैं, ए को छोड़कर सभी मात्राओं की, सभी स्वरों की क्या होती हैं? मात्राएं होती हैं। जैसे ए की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा ये है, छोटी बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, र से ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत। ठीक है, तो ये हुए हमारे चिन्ह या मात्राएं जिसको कहते हैं, और ये ऐसे आपको इसमें करके भी दिखाया है। आगे जानते हैं क्या बोला है। र में ऊ या ऊ की मात्रा नीचे नहीं लगती। देखो र जो होता है उसमें ऊ की मात्रा को हम कहीं भी नीचे नहीं लगाते, बीच में लगाते हैं। और बीच में भी हम किस तरीके से लगाएंगे? जैसे रुपया, जो छोटे ऊ की मात्रा होती है, जो छोटे ऊ की मात्रा होती है जैसे ये, उसमें हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं, जैसे कि रुपया, रुचि, गुरु। ठीक है, और जो बड़े ऊ की मात्रा होती है उसको हम कैसे लिखते हैं? रूप, ऐसे छोटा सा ये करके तब लिखते हैं। अमरूद, ऐसे। ये बड़े ऊ की मात्रा, ये छोटे ऊ की हुई, ये बड़े ऊ की हुई। समझ में आया कैसे लगेंगी ऊ की मात्रा रे पे? अब आगे हमारा टॉपिक है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होता है? वर्ण विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। विच्छेद माने कि अलग कर देना। देखो जब हम वर्णों को अलग करते हैं तो वो ही प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्ण विच्छेद कहलाती है। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग लिखने की क्रिया क्या कहलाएगी? वर्ण विच्छेद। जैसे कि किताब, किताब में से वर्ण भी अलग करेंगे। कै ई तै आ बै ए किताब। मीरा, मैं ई रै आ मीरा। मैं ए धै उ मधु। सै उ रै जै ए सूरज। पै ए सै आ पैसा। ठीक है, तो ये वर्ण विच्छेद हुए। हमने इसमें सीखा स्वरों के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं, शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। ये आपको ऐसे ही पूरा करेंगे हम। ठीक है, इनको जोड़ जोड़ के लिखेंगे सभी को और इसमें वर्ण विच्छेद करके लिखेंगे। अगला टॉपिक है आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन वो होते हैं, देखो, जो दो व्यंजनों के मेल से बनाए जाते हैं, यानी कि वो व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनाए जाएंगे, वो संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। जैसे कि क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये संयुक्त व्यंजन है, ये दो वर्णों के मेल से बने हैं। जैसे कि कै किससे बना है? क्ष किससे बना है? कै और सै के मेल से। त्रै, तै और रै के मेल से। ज्ञ, ज और य के मेल से। श्र, श और रै के मेल से। ठीक है, तो ये चार हमारे संयुक्ताक्षर हुए। आगे देखें,
इसमें आपको उच्चारण करना है और लिखना है। प्रत्येक के दो दो शब्द लिखे, इनसे बनने वाले शब्द लिखेंगे। क्ष से क्षत्रिय, ज्ञ से ज्ञानी, श्र से श्रमिक, त्र से त्रिशूल। आगे है संयुक्ताक्षर और द्वित व्यंजन। संयुक्ताक्षर कौन से होते हैं और द्वित व्यंजन कौन से होते हैं? पहले संयुक्ताक्षर समझते हैं। जब एक स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित व्यंजन मिलाकर लिखा हुआ बोला जाए तो उसे संयुक्ताक्षर कहेंगे। यानी कि जो स्वर रहित व्यंजन और स्वर सहित व्यंजन मिलाकर लिखेंगे, जैसे कि सत, सत को क्या लिखेंगे हम? स्त। और इससे क्या बनेगा? नमस्ते, सस्ती। न्याय, न्याय को क्या बनेगा? न्य। न्याय से न्याय और कन्या। ध, ध से बनेगा बुद्धि, बुद्ध। ख से मक्खन, मक्खी। छ से इच्छा, अच्छा। ठ से इकट्ठा, चिट्ठी। थ से कत्थक, पत्थर। द से विद्या, उद्यान। ठीक है, ये हमारे शब्द हुए। आगे अब है द्वित व्यंजन। द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं? जब एक स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित व्यंजन समान मिलकर लिखे व बोले जाएं तो उसे द्वित्व व्यंजन कहेंगे। यानी कि पहला अक्षर तो आधा और बाद का अक्षर पूरा लिखा जाएगा, लेकिन इसमें जो वर्ण होंगे वो एक ही होंगे। ठीक है, एक ही वर्णों को हम पहले वाला आधा लिखेंगे, बाद वाले को पूरा लिखेंगे, तो ये क्या कहलाएंगे? द्वित्व व्यंजन। जैसे कि क से बनने वाले चक्की और मक्का। प, आधा पै और पूरा पै। चप्पल, गोलगप्पा। डिब्बा, बब्बर। सच्चा, कच्चा। ठीक है, इसमें भी आपको यही बोला है बच्चों। इसमें वाक्यों को, इनको शब्दों को पूरा करना है। ऊपर दे रखे हैं, जैसे पुस्तक बन जाएगा, ये पत्थर बन जाएगा। वाक्य, व्यायाम, मनुष्य, हल्दी, विश्राम। ठीक है, विद्या। इस तरीके से इन द्वित्व व्यंजन दे रखे हैं, इनसे तीन तीन शब्द बनाकर लिखने हैं। डिब्बा, बब्बर। ठीक है, इस तरीके से शब्द बनाएंगे। आगे अगला टॉपिक है अनुस्वार, अनुनासिक व विसर्ग। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार स्वर रहित व्यंजन है। कौन सा है? स्वर रहित व्यंजन। अनुस्वार को बोलते समय नाक से आवाज आती है, इसका चिन्ह बिंदु है और यह शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। अंक के रूप में लिखा जाएगा। जैसे क्या लिखेंगे? य की मात्रा न लग के, न की मात्रा न लग के, आधा न न लग के अंक की मात्रा लगाई जाती है, और अंक की मात्रा जो लगाते हैं उसको क्या कह देते हैं हम? अनुस्वार कह देते हैं। जैसे अंक, गंगा, कंघा, मंच, चंचल, मंजन, घंटा, कंठ, डंडा, दंत, अत्यंत, अंत, पंप, चंपा, खंबा। ठीक है, ये हुए अनुस्वार वाले शब्द। अनुनासिक वाले देखें, अनुनासिक कौन से होते हैं? अनुनासिक बोलते समय आवाज नाक और मुंह दोनों से निकाली जाएगी और इसका चिन्ह चंद्र बिंदु होता है। जैसे कि ओ, आ, ई, ऊ, ऊ। ठीक है, ये आपको स्वरों में लगा के दिखाई है और व्यंजनों में लगा के भी हम इसको कर सकते हैं। इनसे बनने वाले शब्द हैं अंगूठी, आंगन, ईंधन, ढिंडोरा, नींद, पूछें, म्याऊं, नहीं, पढ़ेंगे, हैं, क्यों, फूलों, आएंगे, जाएंगे, जाऊंगा, उंगली, ऊंट, भौंकना। ठीक है, ये शब्द हुए हमारे चंद्रबिंदी वाले। अब ध्यान रखना है हमें, शिरोरेखा के ऊपर कोई भी मात्रा लगी होती है तो वहां चंद्र बिंदु को केवल बिंदी के रूप में लिखते हैं। जैसे कि ई की मात्रा लगी हो तो हम इसको सिर्फ बिंदी के रूप में लिखेंगे। अगर आखिरी में हमारे कोई भी स्वर आ जाता है तो उसको शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु को हम पूरा न लगा के सिर्फ बिंदी के रूप में लगाएंगे। और विसर्ग आता है। विसर्ग, संस्कृत के शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है। इसका उच्चारण ह के रूप में होता है, जैसे पुनः, अतः, प्रातः और ये सभी। ठीक है, अब अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग ये हमारे विशेषक चिन्ह हैं। आगे देखें, अगला टॉपिक है औ का ध्वनि चिन्ह। अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों का सही उच्चारण करने के लिए हमें औ का प्रयोग करते हैं हम। जैसे कि नीचे लिए गए इंग्लिश शब्दों का सही उच्चारण करने के लिए सही शब्दों पर गोला बनाओ। जैसे कि कॉल, कॉल के लिए हम क्या शब्द चुनेंगे? कॉल। बॉल के लिए बॉल, मॉल, डॉल, पॉल, डॉक्टर। ठीक है, तो ये हुए हमारे। आगे देखें, अगला टॉपिक दे रखा है आगत वर्ण नुक्ता। नुक्ता देखें, अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों का सही उच्चारण करने के लिए ज और फ में नुक्ता लगाकर हम ज और फ लिखते हैं और बोला जाता है। इन शब्दों का सही उच्चारण कैसे होगा? जल्दबाजी, फिल्म, जहाज, जमीन, फीस, फन, फर्श, तरफ,
सफाई, साफ, तेज, सजा, सब्जी, फुल, ऑफ, नाराज, मजदूर, ज्यादा, फोन, टॉफी, आवाज। ठीक है, तो ये नुक्ता वाले शब्द हुए। अब इन शब्दों का सही उच्चारण करना है। ऑडिया, गॉड, हॉस्पिटल, वॉच, मॉडल, ऑक्टोपस, ट्रॉफी, स्टॉप। अब ड, ढ और ड, ढ और ढ वाले शब्द देखें कौन से होते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण, ड, ढ। ड और ढ तथा ढ और ढ के बीच में बहुत अंतर है। निम्नलिखित कुछ शब्दों का सही उच्चारण करिए। जैसे ड वाले शब्द डगर, फिर डंडा, अंडा, पंडित, कंडा, डलिया, डालना, डालडा, डमरू। और जिनके ड के नीचे बिंदी लग जाती है वो बनेंगे अड़ना, ड और ड़, ड और ड़। घोड़ा, भेड़िया, पेड़, सड़क, कढ़ाई, लड़का, लड़की, लड़ना। अब ऐसे ढ, ढ वाले और ढ़ वाले। ढ में ढाबा, ढलाई, ढक्कन, ढलना, ढलान, ढमढम, ढाल, ढोलक, ढोल। फिर है गढ़, पढ़ना, चढ़ना, बढ़ना, बाढ़, बूढ़ा, चढ़ाई, सीढ़ी, कढ़ाई। ठीक है, तो ये हुआ ड और ड़ के बीच में, ढ और ढ़ के बीच में। फिर है अगला टॉपिक है रै के विभिन्न रूप। रै के रूपों के बारे में समझेंगे। इसमें रै, रेफ और पदेन की मात्रा। रै, रेफ यह स्वर रहित रै होता है। इस शब्द में से जहां बोला जाता है यह उससे अगले वर्ण के ऊपर लगता है। ठीक है, यानी कि जहां भी रै बोला जाएगा ये इस मात्रा को हम अगले वर्ण के ऊपर लगा देते हैं। जैसे कि धर्म, धर्म में मैं से पहले रै आया है तो मैं के ऊपर लगा दिया। कर्म में मैं पहले आया तो मैं के ऊपर लगा दिया। वर्ष में रै से पहले आया तो सै के ऊपर लगा दिया। इस तरीके से रेफ की मात्रा में रै शब्द जिस जगह पे भी बोला जाएगा उससे आने वाले अगले वर्ण पे ये लगा दिया जाएगा। फिर है पदेन की मात्रा। पदेन की मात्रा यह स्वर रहित सहित रै होता है। जब रै से पूर्व कोई वर्ण स्वर रहित होता है तो रै उस वर्ण के नीचे लगता है। ठीक है, जैसे कि प्रश्न, प्रण, क्रम, प्रिय। ठीक है, तो इसमें कहाँ लगा रै? नीचे की तरफ लगा, वर्ण में। अब है रै पदेन स्वर रहित वर्ण की खड़ी पाई में लगता है। और जो पदेन की मात्रा है यह भी स्वर सहित रै का ही रूप है। गोल आकार के वर्णों में रै इस रूप में लगेगा। इससे पूर्ण वर्ण स्वर रहित होता है, जैसे कि ड्रम, राष्ट्र और ट्रक। रै पदेन रै के रूप में, यानी कि जो हमारी पदेन की मात्रा है स्वर रहित गोल वर्ण में भी लगता है। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा पाठ। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगले पाठ में नई वीडियो के साथ, और ये देखने के लिए धन्यवाद।